हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको बताया गया था पिछली वीडियो में, स्टार्टिंग में जब मैंने पहली वीडियो इंग्लिश से संबंधित बनाई थी तो उसमें आपको बताया गया था कि किसी भी टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टेंस को हम जानकर ही उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, उसके भिन्न भिन्न भागों के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। समय बर्बाद किए बिना आओ शुरू करते हैं। आज का हमारा टेंस जो है प्रेजेंट ही है, सेम टेंस है, परंतु उसका डिफरेंट पार्ट यानी दूसरा एक भिन्न भाग है आज दूसरा, उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस सबसे पहले किसी भी टेंस के किसी भी पार्ट के यानी किसी भी काल के किसी भी भाग के सेंटेंस बनाने से पहले उसकी पहचान जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप हिंदी में बोल दो चाहे आप इंग्लिश में बोल दो, पहचान को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इनको आप हिंदी में कैसे पहचानेंगे? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। यानी इन सेंटेंस के लास्ट में आपको, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको देखना है कि रहा है, रही है, रहे हैं यदि कहीं आते हैं किसी सेंटेंस में तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इससे पहले कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, आप सबसे पहले इसको पहचान लें, क्योंकि इससे पहले जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अलग पहचान थी, उन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो कहीं आप जल्दबाजी न कर बैठें। जिस तरह का सेंटेंस आपके सामने हो या आपके दिमाग में आ जाए, आप इसको आने वाले समय में प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी फ्लुएंसी में भी ला सकते हैं। लेकिन पहले आप राइटिंग एक्यूरेसी, ग्रामेटिकली एक्यूरेट बने, जैसे कि आपको मोस्टली बताया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस की बात कर रहे हैं। पहचान आपके सामने है। इस तरह के हिंदी शब्द आएंगे, लेकिन ये शब्द, प्रिय डियर स्टूडेंट्स, ये जो शब्द हैं वो एक और टेंस के और भाग में भी आते हैं। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, यानी प्रेजेंट टेंस का चौथा वाला भाग, जो आपकी स्टार्टिंग वाली वीडियो में सारी चीज़ आपको समझाई गई थी कि टेंस और टेंस के भाग जानना बहुत ज़रूरी है। उनको जाने बिना सेंटेंस हम कभी नहीं सीख सकते, और सारी चीज़ सेंटेंस पर ही निर्भर है। इंग्लिश में जिसका सेंटेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहाँ तक कि मैंने देखा है स्टेट बोर्ड में तो देखा ही है, यूपी बोर्ड में, इसके अलावा सीबीएसई और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बेस कमज़ोर होता है सीबीएसई में भी। वो 11th-12th में होते हैं बट उनको सेंटेंस नहीं आते हैं, इसलिए वो पैसिव भी गलत करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। और रिमूव टू, मतलब टू को भी नहीं हटा सकते, कहने का मतलब डिग्री भी नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्मेशन में जितने टॉपिक आते हैं, और ना ही वो सिंथेसिस की लैंग्वेज को अपनी इफेक्टिव नहीं बना सकते, भाषा को प्रभावशाली नहीं बना सकते। क्योंकि हमने देखा है जब कॉपियों का मूल्यांकन किया जाता है, जब आंसर कॉपी जो उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं उनका एग्जामिनेशन में जब हम देखते हैं तो उनका कहीं पर भी कोई ग्रामेटिकली सेंस नहीं निकलता है। केवल 1-2% स्टूडेंट होते हैं लगभग जो इसको प्रयास तो करते हैं, परंतु उनका भी बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो 11th-12th में आने के बाद आप सीबीएसई में या ईपी बोर्ड में आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए, तो बड़े, ये एक दुख की बात है। इसको ध्यान में रखते हुए ही हमने प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं समझाने में कमी है या फिर समझने में कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी है। इसको दिमाग में रखते हुए हमने ये सोचा कि बच्चों को सबसे पहले इसका बेस स्ट्रॉन्ग कराया जाए, फिर आगे के जो टॉपिक हैं इस पर आधारित, इस पर बेस जितने भी आगे लेसन हैं, ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं, वो सब में आपका ये बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो आपके सामने है, आप इस पर विशेष ध्यान दें। और लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तभी आप अपनी लैंग्वेज में और सारे रूल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और सारे नियमों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पार्टिसिपल की लैंग्वेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग भी किया जाता है भाषा को प्रभावशाली, लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए। कहीं कहीं पास्ट पार्टिसिपल, कहीं परफेक्ट पार्टिसिपल, जिस तरह की हमें भाषा की जरूरत होती है। कहीं इंडायरेक्ट की फॉर्मेशन, इंडायरेक्ट स्पीच में भी हमें सेंटेंस लिखने पड़ते हैं, कहीं पैसिव की फॉर्मेशन में भी सेंटेंस लिखने पड़ते हैं, कहीं डिग्री की
आवश्यकता होती है अपनी बात को कहने के लिए, लिखने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इफेक्टिव वे में, प्रभावशाली तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमें परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को सर्कमस्टेंसेस की अकॉर्डिंग ढाल लेना चाहिए। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले ग्रामर का बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सेंटेंस बार बार आप हल्के में ना लें सेंटेंस को, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ समझाता हूँ, वरना अपने पास भी समय उतना ही है, जितनी समय के अनुसार ही हमें भी समय को जाया किए बिना ही इस चीज़ को समझना है। इसीलिए आप ध्यान दें, सबसे पहले इसको हल्के में ना लें और आप इसको पेन डाउन करें। आप नोटबुक और पेन को लेकर बैठें और रूल्स को समझें, और आप कुछ पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ एग्जाम्पल्स को जरूर नोट करें। जो भी उदाहरण हैं सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा ही, सारे रूल्स, इंग्लिश एक नियमों का खेल है। इंग्लिश में जितने रूल्स आपके स्ट्रांग होंगे, रूल्स का कलेक्शन, रूल्स का एक पुलंदा आपके पास होगा, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। लेकिन सारे नियम, सारे रूल्स कहाँ पर, उनका प्रमाण कौन है, उनको प्रमाणित कौन करता है, उनको प्रूव कौन करता है, उसको सिद्ध करते हैं एग्जाम्पल्स। तो इसलिए एग्जाम्पल्स को आपको नोट करना है और उस तरह के एग्जाम्पल्स और भी बनाने का प्रयास करना है। अपनी जो भी आपके पास बुक्स होंगी, आप स्टेट बोर्ड के हों चाहे आप सीबीएसई के हों, आपसे मेरा यही एक सुझाव, एक सजेशन है कि आप एक स्टेट बोर्ड की, यूपी बोर्ड की 9 to 12 जिस क्लास के भी है, जिस क्लास से भी आप बिलोंग करते हैं, 9th के हैं आप, चाहे 10th के हों, चाहे 11th, चाहे 12th, आप एक स्टेट बोर्ड की बुक ले लीजिए उसी क्लास के अकॉर्डिंग और उसका ग्रामर शुरू कर दीजिए आप यहाँ से। बहुत लाभ आपको मिलने वाला है, आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये काम आता है, जहाँ तक कि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप आर्मी क्लर्क की, इंडियन आर्मी क्लर्क की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा आता है, मैथमेटिक्स भी आता है, इनका लगभग समान अनुपात होता है और ये बिल्कुल इक्वल रेशियो होता है इनका, समान अनुपात वहाँ पर लगभग एग्जाम में आता है इंग्लिश और मैथमेटिक्स का। तो आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाएं और ख़ास तौर से इंग्लिश ग्रामर को, ताकि आपको लिटरेचर में भी हेल्प मिले। अगर आप एकेडमिक्स के हैं तो, अगर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको ग्रामर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए आपको समझना है, सेंटेंस को हल्के में नहीं लेना है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कमियाँ रह जाती हैं। सेंटेंस की पहचान सरल है, हर भाग के, हर पार्ट की, हर टेंस के हर भाग की पहचान सरल है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस बहुत सरल होते हैं, उस पहचान में सरल वाक्य भी होते हैं और उसी पहचान के, सेम पहचान के कठिन वाक्य भी होते हैं। तो इसलिए हमें सरल और कठिन दोनों तरह के सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश समझने का प्रयास करना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, वो अपनी भाषा को, क्योंकि वो इंडियन है, हम सब भारतीय हैं, तो हम अपनी भाषा को ही विचार करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैप्टर्स लिटरेचर के आसान नहीं है याद करना। उनको हम समझ सकते हैं, विस्तार से पढ़ सकते हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ सकते हैं, पूरा चैप्टर हम समझ सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन सारे लॉन्ग क्वेश्चन, सारे शॉर्ट क्वेश्चन याद करना आसान बात नहीं है। इसलिए हम चैप्टर को बारीकी से पढ़कर, एक एक लाइन, एक एक पूरा चैप्टर समझ करके, पूरा सारांश उसका शॉर्ट में और विस्तार से भी समझ सकते हैं उसको, परंतु सारे क्वेश्चन याद करना आसान नहीं है। वो हम अपने ग्रामर के दम पर ही बना सकते हैं। अभी आप छोटी क्लासेस में हैं, 6, 7, 8 तो अलग बात है, आप रट लेते हैं, परंतु 9 to 12 रटी हुई विद्या ज़्यादा काम में नहीं आती है। क्रैमिंग जो है, जो रटना है, वो ज़्यादा काम में नहीं आता है। इसलिए आप क्रैमिंग ना करें, यानी आप रटे नहीं। आप समझकर अपने आंसर बनाने का तभी प्रयास कर सकते हैं जब आपका इंग्लिश ग्रामर का बेस स्ट्रॉन्ग है, और उस आंसर को आप इफेक्टिव भी बना सकते हैं। जो लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं, बार बार प्रभावशाली भाषा लिखने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कम से कम 9, 10th में तो आपके ये एकेडमिक में जो आप बेसिक सेंटेंस सीख रहे हैं, ये काम में आ जाते हैं, आप इसी भाषा में लिखेंगे। लेकिन 11, 12 के स्टूडेंट से जो एग्जामिनर होते हैं, खासतौर से 10th और 12th में या 11, 12th में जो एग्जामिनर होते हैं, जो परीक्षक होते हैं, जो आपकी कॉपी को, जो आपकी आंसर कॉपी को इवेल्यूट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उस पर आपको मार्क्स देते हैं, आपको यानी अंक प्रदान करते हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स, आपको अच्छे अंक तभी दिए जाएं जब आप अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाना भी जानते हैं। तो वो आपकी इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक सीख कर ही अपनी आप लैंग्वेज को इफेक्टिव बना सकते हैं। उसको अपनी राइटिंग एक्यूरेसी में, लेटर राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में
आप अपने लिटरेचर के लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, कहीं भी इस भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी किसी प्रकार से मिसगाइड ना करें। इन चैप्टर्स को जो आप ग्रामर में पढ़ते हैं इनको 1-2 नंबर में स्टडी ना करें। आप क्या करते हैं, आप 1-2 नंबर का समझते हैं कि ये 2 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। ये 100 के 100 मार्क्स में, 100 के 100 नंबरों में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो किसी भी टॉपिक को आप हल्के में ना लें। बेस यही है, आधार यही है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक शुरू किया गया। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब आपको इसका महत्व समझ में आ गया होगा। नाउ आगे की बात करते हैं हम। हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। इसकी पहचान ये है, ये पहचान एक और सेंटेंस होते हैं, एक और टेंस के, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है, वो अंतिम भाग है, उसकी भी पहचान सेम होती है, परंतु इसमें और उनमें एक मूलभूत अंतर है, एक बेसिक डिफरेंस है, एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वो मूलभूत अंतर क्या है कि दोनों में पहचान सेम है, परंतु वहां कार्य करने का, जो हमारा कार्य करने का समय होता है वो दिया होता है। निश्चित समय हो सकता है वो, या अनिश्चित समय हो सकता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित समय कहते हैं, और एक अनिश्चित समय हो सकता है। कोई भी जो कि निश्चित नहीं है, अपने आप में अनसर्टेन है, डेफिनेट नहीं है, एक इंडेफिनिट टाइम भी वहां पर दिया जा सकता है। जैसे कि वह सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये निश्चित समय है। ये आपके निश्चित समय, इनके लिए वहां से की अंग्रेजी लगाई जाती है। अनिश्चित समय भी हो सकते हैं वहां, ठीक है, 2 दिन से, 4 दिन से, 2 बरस से, 20 बरस से, 2 मिनट से, 4 मिनट से इत्यादि। तो आप कंफ्यूजन में ना पड़े, ये भी पहचान आपकी वही है, परंतु वहां समय दिया होता है कार्य करने का। यहाँ पर कोई समय नहीं दिया होता है इस प्रकार का, परंतु एक समय आता है, ये बात आप ध्यान रखें। एक सादा समय, एक नॉर्मल टाइम है दिया होता है, वह इस समय अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है। तो उस इस समय को आप सिंस फॉर वहां नहीं लगाएंगे, उससे पहले केवल आप एट दिस टाइम लगा देंगे सेंटेंस के लास्ट में। पहले आप सेंटेंस को बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस नियम, जो भी रूल होगा उसका। जैसे कि हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 8 सेंटेंस, और सबसे पहले इसकी पहचान आपको बता दी है। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों के क्या नियम होते हैं, सबसे पहले आप समझें। सो सबसे पहले हमने समझना है सबको अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं शायद, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो, क्योंकि हर टेंस के अंदर जो स्टडी किया जाता है, तो हर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस अलग अलग रूल से, अलग अलग नियम से बनते हैं। तो यहाँ पर क्या नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस का? यदि सब्जेक्ट हमारे ही सी इट होंगे, सब्जेक्ट क्या होंगे स्टूडेंट्स? ही सी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होंगे तो वहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ यहाँ पर हमेशा एम का प्रयोग किया जाएगा। ही सी इट के साथ क्या यूज किया जाएगा स्टूडेंट्स? ही सी इट में से कोई होगा तो इसका प्रयोग किया जाएगा, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा, और बाकी जो बचे वी यू दे, और भी कोई अन्य बहुवचन करता, यानी जो भी प्लूरल सब्जेक्ट इसके अलावा होंगे वहां आर, आई के साथ हमेशा एम यहाँ पर, और ही सीट या कोई एक वचन और, ही सीट एवं अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा इसके अलावा भी किसी का नाम, व्यक्ति का, वस्तु का, तो वहां पर भी आपको इसका प्रयोग करना है। प्लस यहाँ पर जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब मतलब वर्ब बोले तो क्रिया, वर्ब मीन्स, वर्ब का अर्थ आप जानते होंगे, क्रिया जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लगाई जाएगी। यानी आप शॉर्टनेस से कह सकते हैं वी वर्ब यानी वी1, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग आप करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे इस बात पर, आप ये नियम आपको समझना है, इस रूल को आप अपने सेंटेंस में लगा सकते हैं। जैसे कि आप सेंटेंस बनाएंगे हम लोग इसका, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं।
वह इस समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले हमें पहचान देखनी है। सेंटेंस बनाने से पहले हम पहचान जरूर देख लें लास्ट में। तो पहचान आपको मिल गई है। और कोई समय है नहीं इस समय। इस समय सादा समय है, नॉर्मल टाइम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कई सेंटेंस है ये, कोई वैसा निश्चित या निश्चित समय नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे वह से। वह एक मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं? पुल्लिंग। ये हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा आगे होते हैं और हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे इन चीज़ों को देर में समझ पाते हैं। इसलिए मैं आज दोनों को ही आपको क्लियर कराते हैं कि जेंडर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आपके मैस्कुलिन जेंडर मेल से बनते हैं। मेल से क्या बनते हैं? मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। फीमेल से बनते हैं फीमेलिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। तो आप समझते होंगे जितने भी पुरुष वर्ग होते हैं, समझ में आ रहा होगा, तो वो मैस्कुलिन होते हैं यानी वो पुल्लिंग होते हैं। जो फीमेल से बनते हैं फीमेलिन, वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। और एक होते हैं आपके कॉमन जेंडर उभयलिंग। जैसे कि उभयलिंग में आपके फीमेल और मेल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और एक होते हैं आपके न्यूट्रल जेंडर जो कि नपुंसक लिंग होते हैं। जो बेजान चीज़ें होती हैं वो आपके न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। तो आपने बात समझ ली होगी। सबसे पहले हमारा जो करता है वो मेल है यानी कोई पुरुष है, सबसे पहली बात। क्योंकि इसके लिए हमें आज ध्यान रखना जरूरी है। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ही यानी कोई पुरुष है, कर रहा है। वह इस समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हो सकता है कोई भी हो सकते हैं। सपोज दैट ही इज। और प्रतीक्षा करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये क्रिया है हमारी। मैंने आपको बताया था क्रिया की बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल पहचान है ये, कि जहां पर भी सेंटेंस में वर्ब होगी सबसे पहले तो वो सेंटेंस में पहचान के रूप में होगी। सेंटेंस में यानी वाक्य में तो वो पहचान के रूप में होगी, वाक्य में वो अपनी पहचान में नहीं होगी। उसके साथ पहचान जुड़ी हुई होगी वाक्य की। रहा है, रही है, या ता है, ती है। इससे पहले या चुका है, चुकी है, या रहा है, रही है समय वाले वाक्य में, या था, थी, थे। यानी पहचान के रूप में वो मॉडिफाई, परिवर्तित हुई होगी ऑलरेडी। परंतु जब सेंटेंस से बाहर निकालेंगे तो उस वर्ब की एक पहचान होती है बहुत सरल, वो ना की आवाज देगी। काय की आवाज देगी? प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करता है तो भी प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा कर चुका है तो भी प्रतीक्षा करना। ध्यान रखना है। सहायता करता है, सहायता करना। सहायता कर रहा है, सहायता करना। जाता है, जाना। जा रहा है, जाना। चाहे जो भी पहचान होगी सेंटेंस की, बाहर निकालने पर वर्ब ना की आवाज देगी। ये उसकी सबसे बढ़िया पहचान है। उसमें आप ना फिट कर लें तो वो वर्ब कहलाएगी। किसी और शब्द में आप ना फिट करेंगे तो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। आप खुद करके देख लीजिए। मेरे मुंह से ये बात शोभा नहीं देगी, ज़्यादा स्यूटेबल ये बात नहीं लगेगी। तो आप खुद प्रयोग करें, किसी और वर्ड में ना लगा के देखें, या तो वो अशुद्ध हो जाएगा या उसका मीनिंग लेस हो जाएगा। उसका कोई ज़रूरत नहीं होगी ऐसे शब्द की सेंटेंस में फिलहाल। तो आपको समझना है कि ना की आवाज़ जहाँ फिट होगी वही वर्ब होगी। उस सब्जेक्ट के बाद हमेशा पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि इससे पहले जो सेंटेंस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, वहाँ पर अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी सहायक क्रिया नहीं आएगी। क्योंकि वहाँ रूल है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कर्ता के अनुसार सीधे वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस से एस लगाई गई थी सिंगुलर में, एक वचन में। और बाकी बहुवचन में जो प्लूरल थे वहाँ से वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आई थी, कोई हेल्पिंग वर्ब वहाँ नहीं आई थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा अपना नियम नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर का नियम है, हम सब के लिए है। तो हम सब ने सीखना है। तो जो रूल सिखाया गया है वो सबको एक ही तरीके से सिखाया गया है। तो हमने सबने समझना है ही इज। यहाँ पर इज आर एम का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कर्ता के अनुसार। हमारा कर्ता सिंगुलर है, सब्जेक्ट यानी सिंगुलर है, तो ही इज। और प्रतीक्षा करने का मतलब होता है वेट। वेट में क्या लगाना है? आईएनजी। जैसे कि आपको नियम अभी बताया गया था, उस रूल के अकॉर्डिंग, उस नियम के अनुसार ये आईएनजी लगाई गई है, ही इज वेटिंग। और जहां पर भी स्टूडेंट्स वेटिंग वर्ब आएगी आप ध्यान रखें, ये आपको जो गोला बताया जा रहा है ये समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए है। आप सिर्फ वही नोट डाउन करें, वही चीज आप पेन डाउन करें जिसकी आपको आवश्यकता है। सारी चीज आप अनावश्यक चीजों को आप ना लिखें। तो जो जरूरी एग्जाम्पल्स हैं वो आप समझें, वो लिखें। ही इज वेटिंग, और वेटिंग वर्ब के बाद आप फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर। तो वेटिंग फॉर। ध्यान रखना, कहीं भी प्रतीक्षा करने की
अंग्रेजी आपको वेट लगानी है, कहीं इंतजार करना है तो भी आपको वेट लगानी है, कहीं राह देखना है, कहीं बाट देखना है। हिंदी शब्द घुमाकर पूछे जा सकते हैं सेंटेंस में। भाई आपकी इस समय बाट देख रहा है, तो बाट देखने का मतलब भी हिंदी शब्द के पर्याय है, ये सिनोनियम से हिंदी वर्ड के, तो घुमाकर पूछे जा सकते हैं, सेंटेंस में दिए जा सकते हैं। तो आप बाट देखना, राह देखना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, इन सब के लिए वेट लगाना है आपको। तो ही इज वेटिंग फॉर यू, आपकी या तुम्हारी एक ही बात होती है, ध्यान रखना बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ही इज वेटिंग फॉर यू, और इस समय के लिए आप लास्ट में लगाएंगे एट दिस टाइम। सेंटेंस आपका पूरा फुल स्टॉप। इस सेंटेंस में आपने ये वाला जो रूल था एक वचन का नियम आपने, सिंगुलर सब्जेक्ट का नियम आपने लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगा दी, उसमें आपने आईएनजी लगा दी। ध्यान रखना है, अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, यहाँ ही की जगह हम आई कर देंगे, माना कि मैं इस समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो आई एम, आप यहाँ पर आई कर देंगे, यहाँ पर आप एम कर देंगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। हम इस समय आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हम के लिए हम वी कर देंगे और यहाँ पर आर कर देंगे। इस तरीके से आप अपने दिमाग में रूल को समझकर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, इसलिए आप रूल को रटे नहीं, समझें, समझने पर ध्यान दें आप। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, हम और अगली बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एक और एग्जाम्पल की। तो सारे अफर्मेटिव सेंटेंस आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले आपको अफर्मेटिव समझना है। अफर्मेटिव समझना में अगर आ गया आपको हर टेंस के हर पार्ट का, तो आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव आसान हो जाता है। थोड़ा नियम आपको चेंज करना पड़ता है, वो आपको समझना है। नेगेटिव सेंटेंस होगा, यानी ये नकारात्मक, जिसमें कि नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, वो किस तरीके से बनेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट का यूज कर देना है। जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आई है सेंटेंस में, वहां उसके बाद आपको नोट लगा देना है। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि हम लिख लेते हैं, वह आज अपने गांव नहीं जा रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग टू। और अपने के लिए क्या आएगा, ध्यान रखना, मैंने बताया था, इसलिए मेल और फीमेल देखना है आपको, कि कर्ता अगर मेल होगा हमारा, पुरुष होगा यानी, तो ही के साथ ही जाएगा। ध्यान रखना, अपने की अंग्रेजी को स्टूडेंट्स संबंध कारक कहते हैं हिंदी में। ये संबंध जोड़ती है किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से, यानी किसी कर्ता का, जो कि यह सब्जेक्ट कहा जा रहा है, ये एक प्रोनाउन है फिलहाल, ये नाम भी हो सकता है, तो नाम होगा तो इसको नाउन कहा जाएगा, लेकिन किसी नाम के बदले में आया ही, किसी संज्ञा के बदले में आया, इसीलिए इसको सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहा जा रहा है। आपको पता होगा, तो इसीलिए इसकी अकॉर्डिंग जो पुरुष है, तो इसलिए ही जा रहा है। अगर मान लीजिए नाउन आपका फीमेल होता, ये सब्जेक्ट आपका फीमेल होता, ये प्रोनाउन आपका क्या होता, फीमेल होता, यानी सी होता, तो हर आता। ध्यान रखना, तो जो संबंध कारक है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। मैं आपको बता दूं, इनको इंग्लिश में कहते हैं पजेसिव केस, PUSSESS। एक बार होती है पजेसिव, PUSSESSIDE, पजेसिव केस। ध्यान रखना, पजेस वर्ब से बनता है आपका पजेसिव केस, मीन्स संबंध कारक। ये आपका संबंध जोड़ता है, इसलिए इसको संबंध कारक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, संबंध कारक। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का किसी अन्य, यानी नाउन का किसी अन्य नाउन से, तो कहा जा रहा है वो अपने गांव, तो गांव को अंग्रेजी में विलेज कहते हैं, तो ये भी एक नाम हो गया, ये भी एक नाउन हो गया। इसका रिलेशन, ये प्रोनाउन जो है वो हिज जोड़ रहा है, इस प्रोनाउन का रिलेशन इस विलेज से ये जोड़ रहा है। तो ही इज नॉट गोइंग टू हिज विलेज, और आज की रात में क्या लगाएंगे, टुडे। जरूरी नहीं है कि इस समय हो, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में जो भी शब्द होगा वह होगा, जो भी शब्द होगा आज होगा तो टुडे लगाएंगे, और इस समय होगा तो एट दिस टाइम लगाएंगे। जिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में जो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड थे वो कुछ और थे, प्रतिदिन, रोजाना, सुबह शाम, इस तरीके से जो भी होंगे वो लास्ट में लगाए जाएंगे।
कि इंग्लिश लास्ट में लगाई जाएगी, ध्यान रखना है आपको। तो परसिस्टेंट टेस्ट का भी ध्यान रखना है आपको, ई के अकॉर्डिंग हिट लगा दिया। और अगर मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं होता आई तो यहाँ पर ऐड करते, तो नहीं जा रहा हूँ तो नोट कर देते, जा रहा हूँ तो नोट हटा देते आप, और यहाँ पर माई आता, आपका ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम अपने गांव नहीं जा रहे हैं तो हम के लिए लिया था, और यहाँ पर क्या लगाते हैं आप आर, वी आर नॉट गोइंग टू, और यहाँ पर जो माई आप लगा रहे हैं यहाँ पर आप आर लगाते हैं, वो यू आर, अवरली कहते हैं इसको, और लैंग्वेज में फ्लुएंसी में इसको आर कह देते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू आर विलेज टुडे। तो ये एक बनावटीपन है, मैं तो इसको आर्टिफिशियलिटी कहता हूँ कि जब आप इंग्लिश को राइटिंग एक्यूरेसी में ग्रामेटिकली आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत बनावटीपन आप अपनी भाषा में ला सकते हैं, आर्टिफिशियलिटी ला सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, लेकिन इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। फिलहाल आपको फ्लुएंसी में नहीं जाना है, जब आपको ग्रामेटिकली एक्यूरेट बनना है। व्याकरण के नियम, अंग्रेजी व्याकरण जो इंग्लिश ग्रामर के नियम आपको स्ट्रांग करने हैं। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन किसी भी व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, शब्दों की स्पेलिंग पर जाना है, इसलिए आपको सही शब्दों की स्पेलिंग याद करनी है। ब्रिटिश इंग्लिश शुद्ध होती है, ध्यान रखना, जो हम और आप स्टडी कर रहे हैं ये ब्रिटिश इंग्लिश है, और बाकी ब्रिटिश इंग्लिश से ज़्यादा शुद्ध कोई इंग्लिश नहीं होती, क्योंकि ब्रिटिश लोग खुद उस इंग्लिश की तारीफ करते हैं जो हम इंडियन सीखते हैं। इसलिए आप प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, उच्चारण के चक्कर में ना पड़े, लोग उलझा देते हैं कि यही ठीक है, तो आप इंग्लिश मैन तो है नहीं, तो ये कैसे ठीक हो सकता है। तो ये बात ठीक नहीं है। लोग अपनी बात को साबित करने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए दूसरे को, यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, श्रेष्ठता की भावना, अपने को श्रेष्ठ समझता है व्यक्ति और दूसरे को अश्रेष्ठ समझता है, ये गलत भावना है। हम भी श्रेष्ठ हैं, सामने वाला भी श्रेष्ठ है। किसी शब्द का उच्चारण आप हल्का सा चेंज करना जानते हैं, या आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मॉडर्न है, आधुनिक है, तो वो अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत परफेक्ट हैं। आपकी लैंग्वेज में थोड़ी फ्लुएंसी है, वो अलग बात है। जैसे अमेरिकन में मैं अपने गांव जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में अगर सेंटेंस होगा तो आई वॉज गोइंग टू माई विलेज, वहाँ वाज को वॉज बोल देते हैं, वो थोड़ा खींच कर बोलते हैं। तो आप इस पर ना जाइएगा स्टूडेंट्स, आप सिर्फ और सिर्फ नियमों को समझिएगा। उच्चारण आप हल्के चेंज कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, लंबे समय बाद जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो। फिलहाल आप जो सही बातें हैं, जो एक्यूरेट, जो सटीक बातें हैं, उन पर आप जाइएगा, एक्यूरेसी पर, सटीकता पर जाइएगा। आपको रूल समझने हैं पहले आपको, क्योंकि आप स्टेट बोर्ड के हों चाहे आप CBSE के हों, आपको सबसे पहले रूल समझने हैं। इन नियमों का आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। आपको बताए, आपको जो करना होता है, ठीक है, जैसे कि आप कहीं एरर फाइंड करते हैं सेंटेंस में, ठीक है, एरर को आपको सही करना होता है, जिसको आप कहते हैं, तो वो बिना रूल्स के आप नहीं कर सकते। कहीं आपको पैराग्राफ में आपको चेंज करना पड़ जाए तो वो भी आप रूल्स के बिना नहीं कर सकते। नहीं आप एडिटिंग इंसर्टिंग कर सकते, आप एडिट नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई कहाँ क्या वर्ड आएगा ये भी आप नहीं कर सकते बिना रूल्स के। नहीं आप फ्रेमिंग क्वेश्चन कर सकते, नहीं आप इसके अलावा फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस कर सकते, रीऑर्डरिंग कर सकते, यानी कुछ भी नहीं कर सकते आप रूल्स के बिना। तो रूल्स बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने बारीकी से डीपली सीखे हैं तो। ध्यान रखना है। तो वी आर गोइंग टू आर, बी के साथ क्या आएगा, पॉसेसिव केस, आपका संबंध कारक क्या आएगा, आर। ये आपको अलग से भी नोट डाउन करा दिए जाएंगे। वैसे तो आपको सेंटेंस में लगाने से ही ज़्यादा सीखे जाते हैं। जितने सेंटेंस आप बनाएंगे अपने दिमाग में, ठीक, उस बुक से आप बनाइएगा जो कि आपको बुक्स बताई गई थी। इस तरह के आप सेंटेंस ढूंढ लीजिएगा बुक में, और आप उनको बना करके अपनी सेल्फ स्टडी, स्वयं अध्ययन करें। कहीं कोई कठिन सेंटेंस आपको लगे तो आप उसको पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं जब आपका मैसेज देखा जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ 9319304975, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319304975। तो आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो नंबर को रिसीव करना ठीक नहीं है, आप लोग इसलिए व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर आपको अति इंपॉर्टेंट बात करनी है, कोई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कुछ बात शेयर करनी है हमारे साथ, तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं शाम को लगभग 4 बजे के बाद में। आप ध्यान रखें, वरना आप कोशिश करें, प्रयास करें कि आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कहीं कोई सेंटेंस आपको कठिन लगता है तो आप इसको टाइप करके हमारे पास भेज दें हिंदी में। हम प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि देखने के बाद आप उसको आपको सही तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए। पहले आप ज़्यादा जो जटिल सेंटेंस होते हैं, आप जो
अलग तरीके से होते हैं, उनके पीछे आप ना जाएं। पहले आप रूल्स पर आधारित जितने भी नियम हैं उन पर आधारित जो सेंटेंस होते हैं, रूल्स पर बेस्ड, उन पर आप बनाने का प्रयास करें। फिर आप थोड़े जो ट्रिकी सेंटेंस होते हैं उनको भी आप बना लेंगे। आप विश्वास करें, आप सबसे पहले अपने में विश्वास करें, फिर टीचर में विश्वास करें जो आपको पढ़ा रहे हैं। आचार्य होते हैं, वो गुरु होते हैं एक प्रकार से, तो उसको में विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ये मायने नहीं रखता। वो आपके फिलहाल आचार्य हैं, आपको हृदय से उनको सब्जेक्ट टीचर अपना एक गुरु स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान मिल सकता है। ये ज्ञान की परंपरा है जो वैदिक काल से चली आ रही है। तो बिना किसी सामने वाले को गुरु रूप में स्वीकार किए बिना आप अपने ज्ञान, आपके पास ज्ञान है, सबके पास ज्ञान होता है, हम नहीं कहते। स्टूडेंट का भी सम्मान है, वो भी एक पोस्ट है, हमने बताया था। हर पोस्ट का, हर पदवी का एक सम्मान है। टीचर एक भी पोस्ट है, वो थोड़ी बड़ी पोस्ट है, स्टूडेंट एक छोटी पोस्ट है, बट छोटा बड़ा कुछ नहीं है अगर इंसानियत के नाते से, ह्यूमैनिटी के नाते से देखा जाए तो। परंतु व्यवहार में ये कहा जाता है कि एक छोटी पोस्ट है, एक बड़ी पोस्ट है, परंतु सब पोस्ट एक सम्मान की पात्र है। इसलिए आपके पास ज्ञान अपना है, परंतु उस ज्ञान को आप दबा कर बैठे। जब हम अपने सदगुरु के आश्रम में जाते हैं या हम किसी एकेडमिक टीचर जो हमारे शैक्षिक गुरु जी हैं उनके पास भी हम जाते हैं, तो आप सम्मान की दृष्टि से जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की दृष्टि से जाते हैं। अपना ज्ञान हम वहाँ नहीं दिखाते कभी भी। अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम अपना ज्ञान हमेशा दबा कर रखेंगे। जिस सब्जेक्ट के मामले में हम ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का ज्ञान हमको दबा कर रखना है, उसको उभारना नहीं है। वहाँ पर जाके सिर्फ पूछना है, सिर्फ सीखना है, सिर्फ सुनना है उनकी बात को, बाद में अपनी बात रखनी है। लास्ट में अगर आपका जवाब ना मिले तो, और आपका जवाब मिल जाए तो हमने फिर अपनी बात वहाँ नहीं रखनी है। इसलिए हमें अपनी बात सिर्फ वहीं कहनी है जहाँ पर आवश्यकता है। इसलिए हम सदगुरु के सामने जाएं, वो तो एक बहुत बड़ी बात है, परंतु फिलहाल हम एकेडमिक टीचर, एक शैक्षिक गुरु की बात कर रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट के हों वो, वहाँ पर भी हमें अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं करना है, उसका अभिव्यक्ति नहीं करनी है उसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आप ध्यान रखें। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंटेंस की स्टडी की। ठीक है, उसमें आपने सेंटेंस तो आपने बहुत थोड़े सीखे, परंतु इन्हीं सेंटेंस को आप ध्यान में रख के, इन नियमों को आप, इन रूल्स को ध्यान में रख के आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आज अफर्मेटिव और नेगेटिव क्लियर कराए गए। इसके इंटरोगेटिव अगली वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इंटरोगेटिव भी यस नो टाइप होते हैं, एक खाना प्रकार के होते हैं जिनका जवाब खाना में होता है, आपको पिछली वीडियो में बताए गए थे, उसके नियम अलग थे। या इंटरोगेटिव WS टाइप भी होते हैं, या इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप होते हैं जिनमें इंटरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में दिया होता है। कुछ वो सरल भी होते हैं, कुछ वो ट्रिकी भी होते हैं, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में समझाए गए थे। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आता है, या अगर कोई आपका सुझाव हो, कोई आपका सजेशन हो, तो आपका स्वागत है। आप अपना सुझाव भी हमारे WhatsApp नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, खास तौर से, वैसे तो ये सारे क्लासेस के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, 6 to 12 ही काम कारगर हो सकती है, परंतु 9 to 12 जरूर इस वीडियो को आप शेयर करें। चाहे वो किसी बोर्ड के स्टूडेंट हों, चाहे वो EP बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, CBSE हो, ICSE हो, सब में ग्रामर बहुत काम आता है। लिटरेचर भी ग्रामर के बिना नहीं किया जा सकता इफेक्टिव लैंग्वेज में। आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको बार बार इसीलिए इंस्पायर किया जाता है ताकि आप इसकी वैल्यू समझ लें, आप इसका महत्व समझ लें। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये हमारा 9319304975 WhatsApp नंबर है। इस पर आप अपना सुझाव अगर विस्तार से है, बड़ा है, तो आप दे सकते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन शॉर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल, अगर आपने पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो जो घंटी का निशान आता है वहाँ पर आप दबाएं और ऑल पर आप कर लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफाई करे, यूट्यूब के द्वारा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उस वीडियो को देख लें। और अगर आपके पास समय है तो आप उसको पेन डाउन कर लें, आप लिख लें। कुछ बातों को आप ध्यान रखें, जो खास बातें हैं उनको आप नोट डाउन कर लें, और इसके अलावा सेंटेंस की आप स्टडी करें अलग बुक से, जो भी बुक आपको ठीक लगे। हमने आपको टिपिकल भी बुक बताई थी, एक स्टेट बोर्ड में टिपिकल बुक आती है TYPICAL, ये 9 to 12 हर क्लास की आती है, ये आपकी UP बोर्ड की है। आप इस बुक को ले लें, टिपिकल को। 9 to 12 हर क्लास में अलग अलग आती है मार्केट में, ये किसी भी शहर के आप हों, हर शहर में ये उपलब्ध है।
समझ में आ रहा होगा आपको। तो आप ध्यान रखें, टिपिकल की ये बुक है, ठीक है। या आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। देख लें आप किस एप्लीकेशन पर ये उपलब्ध है, अमेजन पर है या फ्लिपकार्ट पर है, या फिर आप बुक सेलर से भी जा करके मालूम कर सकते हैं। टिपिकल की बहुत ही शानदार बुक है, 9 to 12। अगर आपने ग्रामर कर लिया 9 to 12 तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे आप स्टेट बोर्ड के क्यों ना सही। आप जो है किसी भी इंजीनियरिंग की एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, आप मेडिकल की तैयारी भी कर सकते हैं, आप इसके अलावा बैंक में भी जा सकते हैं इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करके, आप इंडियन आर्मी क्लर्क में भी जा सकते हैं। तो आपको ये ग्रामर अगर आपने 12th तक स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना किसी भी स्टेट बोर्ड की बुक से, और साथ में हम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं, क्योंकि सारी बुक्स अपने आप समझ में नहीं आती। बुक्स तभी समझ में आती है जब नियम रूल्स हमें समझा दिए जाते हैं, तो वो भी समझना ज़रूरी है। इसलिए बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस आज के लिए इतना ही। आपने हमारी वीडियो को देखने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद के आप पात्र हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।